तब तक इनका कर लो। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और लगातार मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि मूल निवासी मेला यानी राष्ट्रव्यापी मूल निवासी मेला का आयोजन हर्ष विहार में किया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी जो बच्चों ने इतना बढ़िया, इतना उम्दा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस में और दिखलाया और उनको जिंदा किया अपने एक्ट के माध्यम से। तो सबसे इजी जो तरीका होता है वो एक्ट होता है, उसके बाद आता है कि जब आप भाषण देते हैं तो वो महापुरुषों को कितना जाना जाता है। ऐसे ही एक खूबी है एक मूल निवासी की, जो कि घर घर में जा कर के, मोहल्ले में जा कर के उन महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताने का काम कर रहा है। जो इतिहास जो महापुरुष कायम करके गए थे इस समाज के लिए, मूल निवासी संघ के लिए, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी जो संघ है उसको हम मूल निवासी कहते हैं। बात करेंगे, एडवोकेट हैं, थोड़ा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। मेरा नाम एडवोकेट जागृति किशोर है और मैं मूल निवासी संघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मतलब इस प्रकार का तो कार्यक्रम हर साल मैं देखता आ रहा हूँ कि मतलब कि इस बार कुछ नया लगा इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, हमने नया करने की कोशिश की है। बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है महापुरुषों की जानकारी देने का जो है हमने काम करने की कोशिश की है कि हम कैरेक्टर को अगर हम लेकर आएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि जब हम भाषण में बोलते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन विजुअलाइजेशन से ज़्यादा समझ आता है लोगों को। वो जब आँखों का और कानों का जो सिंक्रोनाइजेशन बैठता है ना, तो वो ज़्यादा बैठता है। और उसी के ज़रिए हमने किरदारों के ज़रिए जब अपने महापुरुषों को जीवित करने का या उनके जीवन को, या उन्होंने जो भी अपने अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, उसको बताने की कोशिश हमने की है। मूल निवासी संघ मैं ये कहूँ कि दिल्ली में नहीं, गांव लेवल पे मतलब कि वर्क कर रहा है कि जो आप लोगों का जो जिस प्रकार से चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या नुक्कड़ एक सभा के माध्यम से हो, वो आप लोग निरंतर करते रहते हो। तो क्या मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल निवासी संघ ये राष्ट्रीय लेवल का संगठन है जो 21 से ज़्यादा राज्यों में चल रहा है। और ये मूल निवासी जो मेला है वो भी 26 से ज़्यादा राज्यों में हमने जो है किया है और हर डिस्ट्रिक्ट में करने की पूरी कोशिश की है। और दिल्ली में ही हमने 8 से 10 जगह पर मूल निवासी मेला जो ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे से सफल भी रहा है। और हर साल हम ये करते हैं और इसे करने का मकसद यही है, जिस सभ्यता को दबा दिया गया है, जिस सभ्यता को नष्ट किया गया, जिस सभ्यता को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश आज भी की जा रही है, जब कहीं कुछ अवशेष मिलते हैं, चाहे भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो या सम्राट अशोक से रिलेटेड हो या बाबा साहब के बारे में कुछ तथ्य हो जिनसे हमारी जो इतिहास जो जागृत होता है, उसको दबाने की कोशिश आज भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दबा दिया गया है। चाहे वो कोई भी बौद्ध गुफाएं हों, कोई बुद्ध विहार मिले, उन पर ही अपना स्टैंप लगाने का काम आज भी करते हैं। तो ये हम ही जो 85% जो मूल निवासी बहुजन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ही हैं, ये हमारी सभ्यता है और हमारे ही जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को ख़त्म करने का जो काम किया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। अपने महापुरुषों का जो इतिहास है उसे जगाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ताकि दुश्मन जो है गलत तरीके से इसका प्रचार प्रसार ना करे। तो हमें सही तरीका अपनाना कर अपने लोगों तक, अपने बच्चों को, महिलाओं को, उस जो हमारी सभ्यता थी, जो विरासत थी बहुत गौरवशाली, उसको हमें दोबारा लाना होगा और वो इसी माध्यम से हमें करना पड़ेगा। बार बार संविधान पर उंगलियां उठ रही हैं कि संविधान बाबा साहब ने मतलब कि नहीं बनाया है और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के वो आ रहे हैं। उसके पहले जो था कि संविधान को ना मानने की बात हो रही कि संविधान की पद्धति को हम नहीं अपनाएंगे, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती आ रही हैं। इसमें जैसे कि महिलाओं से संबंधित जो संविधान में दिया गया है, क्या महिलाओं को अभी जो कल बिल जो पारित होने वाला था वो रह गया क्योंकि कुछ लोगों का जो वोट है वो कम रह गया, तो क्या मानते हैं कि संविधान में मतलब कि अगर वो बिल आ जाता तो अधिकार मिलता है या संविधान में अधिकार ऑलरेडी है? देखिए, ये एक के बाद एक बिल लाना तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम जो है लोगों के भले के लिए, कि बहस के लिए और चर्चा का विषय बनाने के लिए जो है बिल लाए जाते हैं। विमेन बिल तो पहले ही 2012 में आ चुका है और वो बहुत ही बहुमत के साथ जो है पारित भी हो गया था, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो बिल का जो खेल है, चाहे वो UGC बिल हो, चाहे विमेन बिल हो, ये आए दिन इस तरह के एक्ट करते रहते हैं, क्योंकि चर्चा का विषय बना रहना चाहिए। हमारा चर्चा का विषय होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स मिल चुके हैं, कि वो फंडामेंटल राइट्स के ज़मीनी तौर पर लागू हुए हैं, क्या हम सामाजिक
सामाजिक तौर पर वो समानता, बंधुता, न्याय, ये समाजवादी जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या हमें वो दिखता है? नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं दिखती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें इक्वालिटी देता है, फ्रेटर्निटी देता है, ब्रदरहुड की बात करता है। तो ये जो गवर्नमेंट है या जो भी पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये उस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए, आप प्रियम्बल ही अगर हम उठाएं कि हम प्रियम्बल के भी एक एक वर्ड को जस्टिफाई कर पाए हैं। राजनीतिक तौर पर तो हमें जो है रिप्रेजेंटेशन मिला है, ये क्योंकि वो समाज में दलाल और चमचे जो है पैदा करने के काम करते हैं। लेकिन हम ज़मीनी तौर पर देखें या सामाजिक तौर पर देखें, हमें कितनी समानता मिली है, कितना लोगों में बंधुभाव है, कितना न्यायवादी है। एक जो खीरा चोर को जो है जेल में डाला जाता है, तो खीरा चोर तो रोड पे घूम रहा है, लेकिन हीरा चोर जो है खुलेआम जो है घूम रहा है, विदेश भी चले जाते हैं, लाखों करोड़ों के जो हैं उनके लोन माफ़ हो जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं विदेशों में अपनी कंपनियां दोहरी नागरिकता लेके घूम रहे हैं, और हर एक कंट्री में उनकी हज़ारों करोड़ की कंपनियां चल रही हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया जाता कि ये जो किस तरह का जो मानसिकता है, अगर हमारे लोग 2 लाइसेंस भी बनवा नहीं सकते हैं, 2 लाइसेंस नहीं हो सकते उनके, लेकिन ये 3-3, 4-4 पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं। ये इस तरह का 2 भारत जो है हमारे देश में, जो हम रहते हैं वहाँ 2 भारत हैं। एक को हम जो 85% मूल्यवासी हैं जो भारत बनाना चाहते हैं, वो 15% हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण की चलेगी, ब्राह्मण का भला होगा, ब्राह्मण को धर्म और शस्त्र और सब कुछ चीज़ रखने का जो है उस ब्राह्मण को अधिकार रहेगा। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो 85% मूल्यवासी बहुजन, जो कमेरा समाज है, जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, वो आगे बढ़े, वो राजनीतिक सत्ता पाए, या सामाजिक समानता पाए, या न्याय पाए, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए रोज़ रोज़ नए नए प्रोपेगेंडा लाकर मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जाती है। मैडम, जो भारत आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया, और 1960 का भारत और वर्तमान का भारत में दोनों में क्या अंतर? बहुत अंतर है। 1960 का भारत जो है, जब संविधान लागू हुआ, हमें रिप्रेजेंटेशन मिला, सोशल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ था, महापुरुषों के मूवमेंट से जो है लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी थी, लगने लगा था कि संविधान है तो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू होगा। शिक्षा तक पहुंचने लगे थे लोग, शिक्षित होने लगे थे, नौकरियों में आने लगे थे, और खासकर जब बीपी जो मंडल जी हैं, ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, वो समझने लगे थे अपने हक अधिकारों को। लेकिन जब ये एलपीजी आया, उसके बाद का जो भारत हम कहें, जिसमें लिक्विडेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर देश को पीछे किया गया, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश को जो है दूसरे देशों को बेच दिया गया, तभी तो आज जो हमारे देश के जो मूलभूत जो फैसले हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी देश कर रहे हैं। हम नहीं चल रहे हैं अपने हिसाब से। पड़ोसी देशों के जो व्यापारी हैं, जो हमारे देश के व्यापारी वर्ग के साथ जो उनके हम ट्रीटी बोलते हैं, उन पे ट्रीटी पे जो साइन हुआ है उसके हिसाब से हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलते हैं। छुआछूत के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल है छुआछूत। आज भी देखिए, देश संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं और छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। आपने एक रिसेंट कई वीडियो देखी होंगी, अंबानी के बारे में बात करें, वैसे कहेंगे देखिए कितने दरिया दिली हैं, नीता अंबानी जी कितनी सुंदर है, कितनी आज भी वो करती हैं। और एक वो एनजीओ में गई थी, वहाँ कुछ बच्चों ने टच करने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ ऐसे झाड़ दिया। ये साक्षात जो है अनटचेबिलिटी, जिसको संविधान बिल्कुल सिरे से खत्म करने की बात करता है, आर्टिकल 14, 15, 16 में समानता की बात करता है, लेकिन हमें भी आज भी अनटचेबिलिटी ऑन कैमरा देखने को मिलती है। तो आप सोचिए कि ऑफ कैमरा मतलब कि आप भी वर्तमान में आप आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, मगर आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। आज भी वर्तमान में देखा जा रहा है। आप मूछ नहीं रख सकते, वर्तमान में आप घटनाएं देख सकती हैं। आप घड़े से पानी नहीं पी सकती हैं, जो कि आप वर्तमान में देख रहे हैं। हमारे तो आईएएस भी जो हैं अपने फैसले नहीं ले सकते, आसानी से बन सकते हैं, लेकिन उतना ही उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। रिंकू सिंह जी की अगर हम बात करें तो वो आईएएस रहे और उन्हें सही फैसले लिए, उन्हें माफ़ी तक मांगनी पड़ी है। आईएएस भी हमारे जो है मजबूरी में इस्तीफा तक देते हैं। इस तरह की बात हो। रीना नागर का एक नाम मैं बताना चाहूँ, वो भी आईएएस रही, उनको इस तरह से शोषण किया गया उनका कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो आईएएस भी जो है इस अनटचेबिलिटी से, डिस्क्रिमिनेशन से और किसी भी उस तरह की कुप्रथा से नहीं बचे हैं। चाहे आप किसी भी पद पे पहुंच जाइए, आज भी हमारा नेता अगर बहुत बड़ा भी हो जाएगा, बाबा साहब की सम्मान करते हैं, संसद भवन में ही बाबा साहब के जन्मदिन पे मंगल कामनाएं होती हैं, पार्लियामेंट में प्रोग्राम होता है, लेकिन आज भी उन्हें दलितों का मसीहा ही बोला जाता है टीवी पर। उन्हें आज तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने देश के 100% लोगों के लिए काम किया, 100% को समानता दिलाई। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, ना किसी महिला के साथ, ना किसी बच्चे के साथ, ना किसी वर्ग के साथ। चलिए, बहुत अच्छे, मतलब कि क्योंकि सवाल अभी बरकरार है, चाहे उस समय का भारत हो, चाहे वर्तमान का भारत हो। अटैचमेंट कहीं ना कहीं वो अंदरूनी रूप से चलता आ रहा है। आप कहते हैं कि मूल निवासी है, तो मूल निवासी सभी वर्ग के लोग हैं, और
हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले यही लोग हैं जो कि हिंदू के संख्या बल को आगे बढ़ाते हैं। आपने कलम नहीं पकड़ा, आप तलवार पकड़ रहे हैं और आप कहीं न कहीं उसी झांसे में आ रहे हैं। मैं संतोष कुमार एमबेस, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। धन्यवाद।